नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रमुख लौहयुगीन सभ्यताएं। तो नेक्स्ट मैं आपसे बात कर लेता हूं, सेकंड जो पार्ट है हमारा वो है प्रमुख लौहयुगीन या वैदिक कालीन या आर्य सभ्यताएं। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें प्रमुख जो स्थल है उसकी बात करता हूं, वो है विराटनगर। विराटनगर, विराटनगर सभ्यता। देखो, विराटनगर जो सभ्यता है, इस सभ्यता की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इस सभ्यता के अवशेष, इस सभ्यता के अवशेष, सभ्यता के अवशेष जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे स्थित, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित बीजक की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, और महादेव एवं गणेश जी की डूंगरियों से प्राप्त हुए हैं। गणेश जी की डूंगरियों से प्राप्त हुए हैं, पहली बात। ठीक है भाई, हम जानते हैं जयपुर एक नदी बहती है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम भी विराटनगर से, मेडगांव की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो वहीं जो ये पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के किनारे से या पहाड़ियों के से इन डूंगरियों से इस सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता की खोज की अगर मैं बात करता हूं, खोज जो है वो 1936-37 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई। राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है भाई, उत्खनन की बात करते हैं। उत्खनन जो है 1966-67 में कैलाशनाथ दीक्षित और एक और थे नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित और नील रत्न बनर्जी द्वारा इसका क्या किया गया, उत्खनन कार्य किया गया। अब देखो, मैं बात करता हूं ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता से प्राप्त प्रमुख अवशेषों की बात की जाए। प्रमुख अवशेषों में सबसे पहले मैं बात करता हूं शंख लिपि के निर्माण। शंख लिपि के निर्माण, देखो अभी भी लिपि वही है, भाव चित्रात्मक लिपि है अभी भी, लेकिन इस लिपि में ज्यादातर जो चित्र है उन चित्रों की आकृति जो है वो शंख जैसी थी। कैसी थी? शंख जैसी आकृति के वो चित्र थे, इसलिए इसको कह दिया हमने शंख लिपि के प्रमाण। इसके अलावा देखो, मंदिरों के साक्ष्य, अब तक मंदिरों के प्रमाण नहीं थे, मूर्तियां तो थी लेकिन मंदिर नहीं थे। मंदिरों के साक्ष्य सबसे पहले हमें जो देखने को मिले वो विराटनगर सभ्यता से मिले। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं हमें यहां से मिली हैं। और इसके अलावा स्वर्ण मंजूषा के प्रमाण, स्वर्ण मंजूषा के प्रमाण, मंदिरों के साक्ष्य, महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं और शंख लिपि के प्रमाण, ये सारे प्रमाण जो हैं वो इस सभ्यता से हमें मिले हैं। तो ये एक प्रमुख स्थल हुआ हमारा, कौन सा? विराटनगर सभ्यता। अगला जो स्थल है अगर उसकी मैं बात करता हूं, अगला स्थल है हमारा
सुनारी जो स्थल है ये झुंझुनू, और इस स्थल की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहां से लोहा गलाने की भट्टियों के प्रमाण, लोहा गलाने की भट्टियों के प्रमाण जो है हमें स्थल से, कौन सा स्थल है, सुनारी नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला एक और स्थल है हमारा, वो है जोधपुरा। जोधपुरा, देखो जोधपुरा जो स्थल है ये बहुत ही कंफ्यूजेबल स्थल है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। जोधपुरा जो है बेसिकली ऐसा लगता है कि इसके अवशेष हमें जोधपुर से प्राप्त हुए होंगे, लेकिन ये जयपुर में एक नदी है साबी नदी। कौन सी नदी, साबी नदी। तो इस स्थल के अवशेष मैं कह सकता हूं, इस स्थल के अवशेष जयपुर में साबी नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं। पहली बात। दूसरा देखो, प्रमुख अवशेषों की अगर मैं बात करता हूं, प्रमुख अवशेषों में हम देखते हैं हाथी दांत से निर्मित आभूषण, हाथी दांत से निर्मित आभूषण, और इसके अलावा यहां से भी लोहा गलाने की भट्टियां, ये सारी चीजें हमें यहां से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला जो स्थल है हमारा वो है ईसवाल। ईसवाल जो स्थल है बेसिकली ये उदयपुर से प्राप्त हुआ है और इसे कहा जाता है प्राचीन औद्योगिक बस्ती। औद्योगिक बस्ती, अगर मैं इसके उपनाम की बात कर लूं आपसे, ये इसका क्या है, उपनाम है। इसे प्राचीन औद्योगिक बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। और यहां से ऊंट के दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, ऊंट के दांत के अवशेष। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक स्थल हुआ, कौन सा, ईसवाल। आगे मैं बात करता हूं, एक और स्थल है भगवानपुरा। अगला स्थल है हमारा भगवानपुरा। भगवानपुरा जो स्थल है इसका अवशेष भी हमें, या ये भी कहां स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। कौन सा स्थल, भगवानपुरा स्थल। उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूं, अगला स्थल जो है वो है नौह, और नौह पड़ता है कहां, भरतपुर में। देखो बेसिकली नौह भरतपुर वाला जो स्थल है, अगर मैं इस स्थल की बात करता हूं तो इस स्थल की खोज जो है 1963-64 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई, या मैं कह दूं कि इसका उत्खनन जो है, उत्खनन आर.सी. अग्रवाल द्वारा 1963-64 में इसकी क्या की गई, खोज की गई। और ये जो स्थल है बेसिकली रूपारेल नदी के किनारे से प्राप्त हुआ है। मैं कह सकता हूं यह स्थल भरतपुर में रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब मैं इस प्रमुख अवशेषों की अगर बात करता हूं, प्रमुख अवशेषों में अगर हम एक एक करके देखते हैं तो सबसे पहला जो अवशेष है 5 संस्कृतियों के प्रमाण। 5 संस्कृतियों के
प्रमाण यहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यक्ष या जोख बाबा की प्रतिमाओं के अवशेष, की मूर्तियों के अवशेष ये यहां से प्राप्त हुए। यक्ष या जोख बाबा कौन है? बेसिकली देवताओं का सपोर्ट करने वाले लोग जो हैं वो यक्ष या जोख बाबा के नाम से जाने गए। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया जेईएन एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि यक्ष या जोग बाबा की जो मूर्तियां हैं या प्रतिमाएं हैं वो हमें कहां से प्राप्त हुई हैं, तो हम कह सकते हैं वो हमें नौभरतपुर से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पक्षी चित्रित ईंटें, पक्षी चित्रित ईंटें जो है वो हमें यहां से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट स्वास्तिक चिन्ह युक्त पात्र, तो ये देखो प्रमुख अवशेष है हमारे पास। हमने कहा 5 संस्कृतियों के प्रमाण मिले हैं, यक्ष या जोग बाबा की मूर्तियां मिली हैं, पक्षी चित्रित ईंटें और स्वास्तिक चिन्ह युक्त पात्र जो है वो हमें इस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो ये हुआ हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था, कौन सा? नौभरतपुर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगला जो स्थल है वो है हमारा रेड। अगला जो स्थल है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो वो है रेड, और रेड जो स्थल है, रेड सभ्यता, इसकी बात करते हैं। तो इस सभ्यता के अवशेष हमें टोंक जिले में एक नदी है ढील नदी के किनारे से सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य जो है वो 1938 से 40 ईस्वी के मध्य केदारनाथपुरी के निर्देशन में हुआ, वो भी मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूं आपसे। तो कह सकते हैं इस सभ्यता के अवशेष टोंक जिले में ढील नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं, पहली बात। दूसरा हम कह सकते हैं उत्खनन केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया 1938 से 40 ईस्वी के मध्य। देखो ये जो स्थल है, इस स्थल से लोहे और चांदी से निर्मित बहुत सारे सिक्कों का ढेर मिला है। अवशेषों की बात करते हैं, अवशेषों में देखते हैं लोहे एवं चांदी से निर्मित सिक्कों का ढेर, ठीक है, जिन्हें धरणियापन कहा जाता है, जिन्हें धरणियापन कहा जाता है। और देखो सिक्कों के ढेर की वजह से ही ये स्थल कहलाता है प्राचीन राजस्थान का टाटानगर। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर, ये प्राचीन राजस्थान का टाटानगर है। वर्तमान राजस्थान का टाटानगर आपसे पूछा जाए तो हम नागौर को बोलते हैं। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर हम बात करते हैं तो रेड सभ्यता है हमारे पास, और ये सभ्यता जो है इसके अवशेष हमें टोंक जिले में कौन सी नदी के किनारे? ढील नदी के किनारे हमें इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अवशेषों में एक और है गजमुखी यक्ष प्रतिमा या जोग बाबा की गजमुखी प्रतिमा जो है वो भी हमें इसी स्थल से प्राप्त हुई है। तो ये हमारी सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता? रेड सभ्यता। उसके बाद अगली जो सभ्यता है उसके बात करते हैं आपसे। अगली सभ्यता है नगरी। देखो नगरी जो सभ्यता है, अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये स्थित है कहां? चित्तौड़गढ़ में। इस सभ्यता का उत्खनन जो है वो डी.आर. भंडारकर के निर्देशन में सभ्यता का क्या हुआ? उत्खनन कार्य हुआ। और कब हुआ? 1904 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इसलिए क्लियर कह सकते हैं यह राजस्थान में खोदा गया
एक तो थी खोज, सबसे पहले खोज एक अलग चीज है, खोजा गया पहला स्थल वो हम देखते हैं विराटनगर है, ठीक है। और इसके अलावा इंद्रगढ़ है, वो तो खोजे गए स्थल है, 1900 ईस्वी में ही खोज लिए गए। लेकिन खोदा उत्खनन कार्य सबसे पहले जो हुआ वो नगरी नामक स्थल पर हुआ। ये राजस्थान में खोदा गया सबसे पहला स्थल है, ठीक है भी, जिसका उत्खनन जो है डी आर भंडारकर के नेतृत्व में हुआ। और देखो यहां से अवशेषों की बात करते हैं, क्या क्या अवशेष यहां से प्राप्त हुए। अवशेषों में हम देखते हैं चक्राकार कुएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवी जनपद के सिक्के, शिवी जनपद के सिक्के यहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं वैष्णव मूर्तियों के भग्नावशेष, वैष्णव मूर्तियों के भग्नावशेष, ये सारी जो विशेषता या सारे जो अवशेष है, चक्राकार कुएं, शिवी जनपद के सिक्के, वैष्णव मूर्तियों के भग्नावशेष, ये सब के सब कहां से मिले हैं, नगरी नामक स्थल से मिले हैं। खोजा गया राजस्थान का पहला स्थल कौन सा है, नगरी है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ अन्य मैं लोहा युगीन या अन्य वैदिक कालीन स्थलों की बात और यहां कर लेता हूं। नेक्स्ट हेडिंग डाल देता हूं अन्य प्रमुख लोहयुगीन स्थल, जिसे हम बात करते हैं आपसे भीनमाल, ये जालोर में है। हम बात करते हैं आपसे नैनवा, ये बूंदी में है। हम आपसे बात करते हैं नगर, अभी अपने नगरी बात की, नगरी चित्तौड़गढ़ में है, और नगर एक और है मालाऊ, ये टोंक में है, ठीक है। इसके अलावा एक है चकचौरासी और तरखान वाला, ये श्री गंगानगर में है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये प्रमुख हमने वैदिक कालीन या आर्य सभ्यताएं या लोहयुगीन सभ्यताओं के बारे में आपसे बात की थी। तो ये एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था, ठीक है। वो चैप्टर हमारा क्या था, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था उसके स्थलों को। एक पार्ट था हमारा लोहयुगीन कांस्य युगीन या ताम्रयुगीन सभ्यताएं, वो हमने फिनिश कर लिया है, और दूसरा पार्ट था लोहयुगीन सभ्यताएं, वो हमारा फिनिश हो गया है। तो इतिहास को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। पहला जो पार्ट था वो था प्राक ऐतिहासिक काल, वो हमारा फिनिश हो चुका है। दूसरा पार्ट जो है वो था आदि ऐतिहासिक काल, वो भी फिनिश हो चुका है। नंबर थर्ड आपसे बात करेंगे ऐतिहासिक काल, 600 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक का जो समय है या कल तक का जो समय है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काल है, ठीक है। उसकी मैं आपसे बात करूंगा। और ऐतिहासिक काल जो है निश्चित रूप से अब लिपि का विकास भी हो चुका है, उस लिपि को पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। तो इस काल के जो का इतिहास जो है वो पूर्णतः लिखित एवं पठनीय सामग्री पर आधारित होगा। अब जरूर किसी न किसी शासक की बात की जाएगी, क्योंकि अब तक हमने किसी राजा महाराजा, किसी व्यक्ति विशेष या किसी की बात ही नहीं की है। क्यों नहीं की है, क्योंकि हमारे पास लिपि तो थी लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। तो अब तक का इतिहास तो पूर्णतः अनुमानों पर आधारित था, कितनी सत्यता थी कितनी नहीं थी सब कुछ अनुमान किया गया। लेकिन यहां से आगे अनुमान नहीं लगेगा, जरूर ये कहा जा सकता है कि फला स्रोत के अनुसार, फला ग्रंथ के अनुसार, फला लेखक के अनुसार या फला विद्वान के अनुसार ऐसा आएगा, ठीक है। अब वो पर्सनली भाई बात सच है या झूठ है वो एक अलग चीज है, लेकिन हमें इस टाइप से अब यहाँ हमें हमारे पास लिखित प्रमाण या साक्ष्य स्रोत होंगे और उनके आधार पर ही आगे का इतिहास लिखा गया, और उसी आधार पर हम नेक्स्ट बात करेंगे आपसे ऐतिहासिक काल के बारे में।